नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। जो कोई सोच नहीं सकता था वो नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है। जो कोई और नेता कर नहीं सकता वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। जब नरेंद्र मोदी के विरोधी मुंबई के 5 स्टार होटल में बैठकर मोदी हटाओ मोर्चा के लिए गिव एंड टेक फॉर्मूला निकाल रहे थे, कुछ सीटें तुम लड़ो, कुछ सीटें मेरे लिए छोड़ दो और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर लो, यह सब चल रहा था, उस वक्त मोदी सरकार एक नहीं कम से कम 3 क्रांतिकारी फैसलों का खाका खींच रही थी। ऐसा समझिए कि सितंबर महीने के 5 दिन के अंदर कुछ बहुत क्रांतिकारी होने वाला है। संसद में महिला आरक्षण का बिल लाने पर करीब करीब फैसला हो चुका है। संसद के विशेष सत्र में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगी। और इस विशेष सत्र की समाप्ति के बाद एक फोटो सेशन भी होने वाला है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक परंपरा रही है कि आखिरी सत्र के अंतिम दिन ही प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर सांसदों के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। तो क्या देश में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं? क्या लोकसभा भंग होने वाली है? इशारा क्या है? इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए। अगर एक साथ चुनाव हुए तो क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारत की जरूरत है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होगी? और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगी। क्या नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी में चुनाव कराना चाहते हैं या चुनाव तो 2024 में ही होंगे? नरेंद्र मोदी की कितनी तैयारी है? क्या 28 पार्टी और 63 नेताओं की टेम्पररी यारी है? आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। डर है, मन में डर है, क्या होगा? अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा? प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या सोचा कि सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बना दी? क्या यह कमेटी 90 दिन में ही चुनाव कराने का निर्देश देगी? क्या 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने के बाद प्रधानमंत्री लोकसभा भंग कर देंगे, चुनाव की तरफ बढ़ेंगे? चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा के बीच 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस 2023 में ही विधानसभा के साथ लोकसभा के चुनाव हो, यानी 100 दिन में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। दूसरी चॉइस, विधानसभा चुनाव टाले जाएंगे और 2024 में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो। नरेंद्र मोदी की पसंद क्या है? प्रधानमंत्री ने क्या सोचा है? मोदी विरोधियों को अभी कोई अंदाजा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। मोदी ने ऐसा टॉनिक दिया, पूरे विपक्षी इकोसिस्टम में पैनिक मच गया। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कर दिया? मोदी ने चुनावी पिच पर बहुत शातिर चाल चली है। विरोधियों की दाल अब क्यों नहीं गलने वाली है? मोदी की एक चाल से भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा कैसे तय हो गई है? इंडिया गुट में कैसे अभी से ही सनसनी मच गई है? एक अकेला मोदी 63 पर कैसे भारी है? 24 के लिए मोदी ने कर रखी कौन सी फुल प्रूफ तैयारी है? देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई में मजमा लगा, फोटो सेशन हुआ। पीछे जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का नारा, सामने 55 मोदी विरोधियों का जमावड़ा। फ्रंट में राहुल, नीतीश, ममता, उद्धव, खड़गे, लालू, स्टालिन, अखिलेश, केजरीवाल, बैक में इंडिया गुट के बाकी कद्रदान। दिल्ली में G20 से पहले मुंबई में मोदी विरोधी अलायंस के 63 जुटे, मगर सबके चेहरे लुटे पिटे ही दिखे। सवाल है क्यों? मीटिंग तो मोदी के खिलाफ एकजुट होने के लिए बुलाई गई थी, फिर सबके चेहरों पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी?
ट्विटर पर माहौल तो खूब बना, जमकर इंडिया इंडिया हुआ। मोदी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया, ये तक लिखा गया। तानाशाही सरकार के खात्मे का कैप्शन भी दिया गया। सबकी टाइमलाइन पर इसी से मिलता जुलता टेक्स्ट फिट किया गया। बॉक्सिंग वाले पोस्टर बने, मोबाइल पहुंचे। YouTube पर कांग्रेस के एक वीडियो का कैप्शन था, इंडिया की आंधी में उड़ जाएगा एनडीए। दूसरे का कैप्शन था, घबरा गई बीजेपी, डर गए मोदी। तीसरे का कैप्शन था, विरोधी गुट की ताकत देखकर बौखला गए मोदी। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और ही थी। इंडिया अलायंस वालों के चेहरे पर एक बात का डर साफ साफ दिख रहा था। किसी ने सर पकड़ कर रखा था, कोई इधर उधर देख रहा था, कोई यह सोच रहा था कि मोदी ने तो सारे प्लान पर पानी फेर दिया, विपक्ष का एजेंडा ही पंक्चर कर दिया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया में #1 नेशन 1 इलेक्शन टॉप ट्रेंडिंग था। इलेक्शन 2024 का माहौल ही सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक था। और मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक की गर्मी इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके चेहरों से पसीने के तौर पर टपक रही थी। राहुल सीरियस थे, शरद पवार से कुछ डिस्कशन करते दिखे, नीतीश इधर उधर झांकते दिखे, लालू, तेजस्वी, अखिलेश, केजरीवाल कमोवेश सब के सब एक ही मुद्रा में दिख रहे थे। इसके बाद एक एक करके जो कोई भी कैमरे पर आया, डर सबके चेहरे पर दिखा। बातों से भी मोदी के ब्रह्मास्त्र का खौफ झलका। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र इंडिया अलायंस के हर नेता को करना ही पड़ा। किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं। डर है, मन में डर है, क्या होगा? अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा? आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत। भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। ये अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना, भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बुला दिया है। यानी 24 घंटे पहले इंडिया अलायंस का मूड ग्रीट, ग्रेस और डिटर्मिनेशन वाला था। लेकिन एक देश एक चुनाव की आहट सुनते ही टोन बिल्कुल बदल गया। ट्विटर पर स्क्रिप्ट बिल्कुल बदल गई। आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल लाइन देखिए। दीदी के खेमे में पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का खौफ देखिए। कांग्रेस के हैंडल्स पर बने पोस्टर्स देखिए। हर जगह 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला टेक्स्ट और उसमें अपना पॉलिटिकल ट्विस्ट। मोदी एक देश एक चुनाव का आइडिया देते हैं, कांग्रेस वाले मोदी को प्रॉब्लम, राहुल को सॉल्यूशन बताना डिक्लेयर कर देते हैं। क्लियरली विरोधी खेमे में पैनिक तो है। कांग्रेस भले ही मोदी का गला सूखता है वाला पोस्टर घुमाए,
कांग्रेस भले ही मोदी को इंडिया अलायंस से डर लगता है वाला नैरेटिव बनाए, लेकिन नर्वसनेस तो इंडिया अलायंस में दिखाई दे रही है। राहुल कैमरे पर आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, चीन से लेकर अडानी तक पहुंच जाते हैं, किसी बात को किसी भी चीज से कनेक्ट कर देते हैं और हर 2 लाइन में मोदी का ही नाम लेते हैं। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। यह भूमिका पहले ही बांधी जा चुकी होती है। राहुल के कैमरे पर आने से पहले ही कांग्रेस की टीम वन नेशन वन इलेक्शन को वन नेशन वन बिजनेसमैन से जोड़कर फैलाने लगती है। मोदी संसद का स्पेशल सत्र बुलवाने वाली चाल चलते हैं, कांग्रेस उसमें मुडानी वाला टैक्स फिट करके बैठ जाती है। सवाल है कि एक देश एक चुनाव की आहट महसूस करते ही इंडिया अलायंस इतने सदमे में क्यों है, शॉक्ड क्यों है? चलिए एक एक करके सारे सवालों के जवाब देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा नई नहीं है, मोदी और बीजेपी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सबूत दिखाते हैं। 1984 में बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें भी हर 5 साल में केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ कराने की बात कही थी। 1989 में भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शब्दशाह यही लिखा था कि एक देश एक चुनाव ही हो। 1991 की बात हो या 2014 की बात हो, एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में करीब करीब हर बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की है। रही बात मोदी की, तो प्रधानमंत्री भी समय समय पर सार्वजनिक तौर पर इसका जिक्र कर चुके हैं। 26 जून 2019 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के वक्त भी मोदी ने पूरे सदन के सामने जोर देकर इस मुद्दे पर चर्चा की बात की थी, और उस वक्त भी मोदी विरोधी खेमे ने नाराजगी जताई थी। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 2 मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है, और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं, उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा। चर्चा के बाद नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। अब सवाल है कि विरोधियों को आखिरकार डर लग क्यों रहा है? एक देश एक चुनाव की सुगबुगाहट सुनकर इंडिया अलायंस के हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? पहले ये समझते हैं। मुंबई में इंडिया अलायंस के 23 नेताओं और 28 पार्टियों ने मिलकर जो रेजोल्यूशन लिया है,
उसके पन्ने में लिखे एक एक शब्द में इस डर की छाप मौजूद है। मोदी विरोधी गुट ने फैसला लिया है कि वो मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग राज्यों में गिव एंड टेक की बुनियाद पर सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। सारे साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां करेंगे। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के बैनर तले सारे साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन क्या करेगा, किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, सबकी लिस्ट जारी कर दी गई है। मगर अब इंडिया अलायंस के अंदर ही अंदर खींचतान भी शुरू होगी। ऊपर से टेंशन बढ़ाने के लिए एक देश एक चुनाव की हवा भी जोर पकड़ने लगी है। अगर एक देश एक चुनाव का नियम लागू हो गया तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा और विपक्ष को क्या नुकसान, असली खेल इसी के जवाब में छुपा है। सोचिए, इतना नानुकुर और कई बार भारी मन से साथ आने वाले विपक्षी दलों के सामने जब अपने अपने प्रभाव वाले प्रदेशों के विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन दलों के साथ सीटों का बंटवारा करने की नौबत आएगी, तब क्या होगा। मोदी विरोधी अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने की मजबूरी में मुश्किल से साथ आए हैं, मगर एक देश एक चुनाव की नौबत आते ही फूट पड़नी शुरू हो जाएगी। इसे कुछ उदाहरण से समझिए। पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए। गठबंधन की घोषणा के बाद भी ममता बनर्जी की टीएमसी कह रही हैं कि वो किसी भी सूरत में वाम दलों के हाथ में हाथ नहीं डाल सकती हैं। वाम दल भी टीएमसी से गलबहियां करना तो दूर, उसके करीब भी फटकना नहीं चाहते। कांग्रेस को ले लीजिए। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ऐसी मुश्किलें कई अन्य प्रदेशों में विपक्षी एकजुटता के सामने आ सकती हैं। इसीलिए विरोधी गुट के सहारे बड़े चेहरे अभी से वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। ये गुब्बारा है जो फेंका गया है जिससे कि ध्यान बांटा जा सके। असलियत ये है कि 3 कमेटियों ने पहले, चाहे वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे वो नीति आयोग हो और चाहे लॉ कमीशन हो, इस पर अपनी जांच दी जा चुकी है। रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है 2016 के बाद। ये सब शगुफे हैं जो छोड़े जाते हैं। उन्होंने अचानक से हड़बड़ी में चोरी चुपके स्पेशल सेशन अनाउंस कर दिया। क्या अर्जेंसी है भाई साहब? क्या ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो आप ला रहे हैं? और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि आज आपने कोई एक कमेटी बना दी जो 3 ऐसे ऑलरेडी कमेटीज बन चुकी हैं, ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुकी हैं। तो ये दिखाता है कि अपने लास्ट जो होता है ना, लास्ट स्टेज ऑफ पावर में है, तो पावर हंग्री होते जा रहे हैं, अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, जवाब है नहीं, इसीलिए देश का मुद्दा ध्यान भटका रहे हैं। अब जो है स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुला लिया, उसमें क्या करने वाले क्या नहीं उसका कोई घोषणा नहीं। तो अब ये सब संकेत है कि घबराए हुए हैं और इंडिया ग्रुपिंग के चलते हुए जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ज्यादा पार्टियां जुड़ रहे हैं, इससे जो है ये निश्चित है बात, आज जो भारत को बचाने का, उसकी चरित्र को, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है और उसके संविधान को और धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्र को बचाने की जो आज जो एक संघर्ष है, उस संघर्ष में जीत होगा इंडिया ग्रुपिंग का। देखिए, ये घोषणा जब हमारी इंडिया की बैठक चली उसके बीच में करना और विशेष सेशन जो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पैनिक मोड में आ गए हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और ध्यान बटाने की कोशिश करें, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब भी चुनाव कराना उनके हाथ में है, जब भी चुनाव कराए हम तैयार है चुनाव के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन, अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यानी ये माना जा सकता है कि सांसदीय और विधायकी के चुनाव एक साथ हो गए तो नए विपक्षी गठबंधन दलों में सीट बंटवारे पर मारकाट मच सकती है और तब इंडिया का आइडिया ही ध्वस्त हो सकता है। मोदी और बीजेपी को और चाहिए ही क्या? इसीलिए कैमरे पर बीजेपी का हर बड़ा चेहरा इस वक्त एक देश एक चुनाव की वकालत करने में लगा है। ये एक बड़ा चुनाव सुधार है जो देश की जरूरत है, देश की आवश्यकता है और देश को चुनाव के मकड़ जाल से मुक्ति दिला करके लोकतंत्र के प्रति और हमारी चुनावी व्यवस्था के प्रति और लोगों के विश्वास को बढ़ाने वाला है। के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं। अब जब फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं और उनको ये भी मालूम है कि फील्ड जब स्लिपरी होती है तो फिक्सिंग भी फेल हो जाती है
और उससे भी इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए ना कि जब भी देश में डेवलपमेंट और डिग्निटी उछाल लेती है, तब इस डिफाल्टर डायनेस्टी में भूचाल दिखाई पड़ता है। तो ना कोई कैंडिडेट अनाउंस कर पा रहे हैं, ना कोई नेता घोषित कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी सुनते हैं नाराज होकर उठ के चली गई, अब बोलते हैं सीट का समझौता करेंगे एज फार एज पॉसिबल, यानी वो भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। इतना है तो घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से उठ ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या जनता की सेवा करेंगे। अच्छा, लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से पूरा फेल्ड है। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडिया अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। I.N.D.I.A. है और ये वही गठबंधन है जो केवल सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी की लालच के लिए और मोदी जी के प्रति जो असीम प्रेम देश की जनता की है, उसके भय से और जलन से पूर्ण कमंडल के लोग सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। देश की जनता ने इनका पर्दाफाश कई बार किया है और 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में दोबारा देश की जनता इनका पर्दाफाश करेगी, क्योंकि देश की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रही बात कांग्रेस की, तो इंडिया अलायंस की बैठक में भले ही किसी एक चेहरे पर सहमति ना बनी हो, लेकिन कांग्रेस वाले अभी से राहुल के फेवर में वन नेशन वन सॉल्यूशन वाला माहौल बनाने में लगे हैं। और राहुल इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी वाला टेप रिकॉर्डर बजाने में लगे हैं। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। हमें कहते थे कि देखिए कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है, अगर कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है तो कर्नाटक में बीजेपी की पिटाई किसने की? उनको वहां साफ किसने किया? यहां पे महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी खड़ी हुई है? हमारी पार्टी तो नहीं टूटी ना, ये बब्बर शेर की पार्टी है, इसमें शेरनियां भी हैं, इसमें शेरनियां भी हैं मगर बब्बर शेर भी हैं, और ये किसी से डरते नहीं। मैंने देखा कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। मोदी की एक चाल से विरोधी बेहाल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की एक तरकीब ने इंडिया अलायंस का पूरा पर्चा और चर्चा ही बदल कर रख दिया। विरोधी जैसे ही मोदी को घेरने की जुगत लगाते हैं, मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसी चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधियों की हवाइयां उड़ने लगती हैं और वो मोदी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। भारत में डाइवर्सिटी है, ये लोग भारत में विकल्प की तलाश करने निकले हैं
और इनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो, दैट्स ऑल। तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी। कौन नरेंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है, इसकी प्रतिस्पर्धा थी। लेटेस्ट सर्वे में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता प्यू सर्वे में आपने देखी है, दुनिया में भी देखी है, भारत में भी देखी है। ये कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लालू प्रसाद जी, राहुल गांधी। लालू प्रसाद जी आप बेल पर हैं, पता है ना आपको? हाँ, इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा। और अब मुंबई से क्या खबरें आ रही हैं, जहां मोदी विरोधी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अचानक मीटिंग का एजेंडा बदला और इससे ममता बनर्जी नाराज हो गई। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आई। अखिलेश यादव भी पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव सब चाहते हैं कि कांग्रेस अगले 1 महीने में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर तैयार हो जाए। लेकिन असली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। प्रधानमंत्री के घर बड़ी अहम बैठक चल रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। पता चला है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। किसी भी वक्त इस कमेटी के सदस्यों के नाम सामने आ सकते हैं। यह कमेटी सिफारिश करेगी। चुनाव आयोग पहले से ही कमर कस चुका है। चुनाव आयोग जैसे ही तैयार दिखेगा, देश में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वक्त बहुत कम है। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए विधान कितना बदलेगा, संविधान कितना बदलना पड़ेगा, और क्या ये सब कुछ 100 दिनों के अंदर मुमकिन है? आपके मन में जो सवाल सबसे ज्यादा घूम रहे हैं, उनके जवाब इस रिपोर्ट में है। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है। 24 में ही 6 राज्यों के भी चुनाव हैं। उससे पहले 23 में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का फैसला होने वाला है। 2025 में 3 राज्यों के नए मुख्यमंत्री चुने जाने हैं। क्या ये सारे चुनाव एक साथ होंगे? क्या 2024 में लोकसभा के साथ 14 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे? – 2024 में प्रधानमंत्री के साथ 14 मुख्यमंत्री चुने जाएंगे या पीएम के साथ 30 सीएम इलेक्ट होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कमेटी बना दी गई है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया गया है। एक ड्राफ्ट पहले से रेडी है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ फर्स्ट राउंड का कंसल्टेशन हो गया है। नई संसद में नया कानून लाने से पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कैलकुलेशन किया है? इतना बड़ा देश, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी, 100 करोड़ वोटर, लोकसभा की 543 सीटें और विधानसभा की 4033 सीटों पर एक साथ एक समय चुनाव कराना क्या पॉसिबल है? इतना बड़ा चुनाव कराने के लिए कितने ईवीएम चाहिए होंगे? कितनी फोर्स लगेगी? 2019 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ था। मार्च महीने में चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, मगर चुनाव से लेकर नई सरकार बनने तक की प्रक्रिया में कुल 3 महीने लग गए थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर अपना कार्यकाल शुरू किया था। विरोधी कैंप का मूड क्लियर है। नए कानून का ड्राफ्ट आने से पहले ही विरोध स्टार्ट हो गया है। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। और मोदी को हटाएंगे
और देश को बचाएंगे। आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, लालू यादव, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सिद्धरामैया, जयंत चौधरी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इंडिया अलायंस के सारे नेता मोदी का विरोध ही करेंगे, ये पहले से तय था। सवाल है कि अगर इतना विरोध है तो फिर नया कानून कैसे बनेगा? संविधान के जानकार कहते हैं कि चुनाव संबंधी कानून बदलने के लिए संसद के साथ साथ विधानसभा वाले कुल प्रदेशों में आधे से एक ज्यादा का अनुमोदन जरूरी है। फिलहाल देश में 28 राज्य हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरी हैं, यानी देश में 30 विधानसभाएं हैं। मोदी को कम से कम 16 विधानसभाओं से सहमति लेनी होगी। इतने काम के लिए मोदी के पास अधिक से अधिक 6.5 महीने का टाइम है, क्योंकि किसी भी स्थिति में 15 मार्च 2024 तक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इंडिया अलायंस का दावा है कि देश की 60% आबादी उसके साथ है, लेकिन आधे मुख्यमंत्री मोदी के पीछे खड़े हैं। That one nation, one election will take India into a different level. Expenditure will reduce, development will be throughout the 5 years, and our country will become Vishwaguru if we can proceed that way. हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैप पर नजर डालें तो बीजेपी और सहयोगी दलों को मिलाकर 15 मुख्यमंत्री हैं। कुछ न्यूट्रल पार्टियों के सीएम भी मोदी के आइडिया के साथ हैं, यानी राज्य विधानसभाओं में वन नेशन वन इलेक्शन कानून पास कराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मगर ये इतना आसान भी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन कानून बनाने के लिए संविधान की 5 धाराओं में संशोधन करना जरूरी होगा। लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल 83, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने से संबंधित आर्टिकल 85, विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल 172, विधानसभाओं को भंग करने से संबंधित आर्टिकल 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित आर्टिकल 356। संविधान की 5 धाराएं बदलेंगी तब जाकर एक कानून बनेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है, और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी ने जो सोचा उसमें कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है, ये आगे बताते हैं। उससे पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लीजिए।
आजादी के बाद पहले 20 साल तक देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव होते थे। 1952 में आजाद हिंदुस्तान में पहला चुनाव हुआ। लोकसभा के साथ राज्यों के भी चुनाव हुए। 1957 में भी लोकसभा के साथ ही राज्यों के चुनाव हुए। जुलाई 1959 में नेहरू की सरकार ने धारा 356 लगाकर केरल की नंबूदिरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया। वहां फरवरी 1960 में चुनाव हुए। 1962 में केरल को छोड़कर बाकी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल में हार का मुंह देखना पड़ा। विपक्षी पार्टियों की सरकारों को इंदिरा गांधी सरकार ने स्थिर नहीं रहने दिया। धारा 356 लगाकर विरोधी दलों की सरकार गिराई गई। तभी से राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होने लगे। इंदिरा गांधी 1984 तक रहीं। 1984 तक धारा 356 वाला सिलसिला ही चला। फिर राजीव गांधी आए। राजीव की सरकार ने काम अच्छा ये किया कि वो दल बदल विरोधी कानून लेकर आए। इससे सरकार गिरना गिराना कम हुआ। लेकिन तब तक देश में चुनाव का ऐसा चक्कर चल चुका था जिसमें हर वक्त किसी न किसी राज्य में चुनावी माहौल बना रहता है। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की पहल बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने की, लेकिन पहला ठोस प्रस्ताव प्रणब मुखर्जी लेकर आए। 2017-18 से इस पर कंक्रीट काम हुआ। विधि आयोग ने 2018 में ड्राफ्ट तैयार किया। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के 3 विकल्प रखे गए। पहला विकल्प, लोकसभा के साथ 12 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाएं और 2.5 साल बाद बाकी राज्यों के चुनाव कराए जाएं। दूसरा विकल्प, हर 5 साल में केवल 2 बार चुनाव कराए जाएं। तीसरा विकल्प, राज्यों के विधानसभा चुनाव साल में 1 बार कराए जाएं। हर पार्टी लीडरशिप के साथ कंसल्टेशन किया गया। राज्यों में रायशुमारी की गई। आज इंडिया अलायंस के साथ मोदी विरोध का झंडा उठाने वाले कई नेता तब एक साथ चुनाव कराने के लिए हामी भर रहे थे। शिवसेना ने 2018 में वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया था। समाजवादी पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया था। टीआरएस ने भी नरेंद्र मोदी के आइडिया को सपोर्ट किया था। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस भी इसके फेवर में थे। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इसे 2019 से ही लागू कर दिया जाए। अखिलेश यादव पिछले साल ही योगी आदित्यनाथ से चुनाव हारे हैं। उनकी डिमांड है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही यूपी विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाए। वन नेशन वन इलेक्शन, अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा। यूपी में क्या करेंगे वो लोग, अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिहार में आखिरी विधानसभा चुनाव 2020 में हुए। नीतीश नवंबर 2025 तक मुख्यमंत्री हैं। वो इसमें कोई चेंज नहीं चाहते, इसलिए नीतीश वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में खड़े हैं। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।